वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं गैंग्स ऑफ गोदावरी। तो मूवी की शुरुआत में हमें गोदावरी नाम के एक ऐसे गांव के बारे में बताया जाता है जहां पुलिस तक जाने को डरती है। इस गांव के लोग सिर्फ अपने बनाए हुए कानून को मानते हैं और अगर कोई अपराध करता है ना तो उसे गांव के रीति रिवाज के हिसाब से ही सजा दी जाती है, जिसमें अगर कोई भी दखल दे तो बहुत बुरा होता है उसके साथ। अब हम उसी गांव में गुफा को देखते हैं जहां पर 4 लोग हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ रखे त्रिशूल पर कलावा बांधते समय किसी भी दुश्मन का नाम ले लिया जाए ना तो बस उसका मरना तय है। इसलिए वो चारों लोग त्रिशूल पर कलावा बांधकर अपने सबसे बड़े दुश्मन रत्ना का नाम ले लेते हैं। लेकिन आखिर ये रत्ना है कौन, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो अब हमें जेल के अंदर कैद रत्ना को दिखाया जाता है, जो जेल का सबसे बड़ा कैदी है। जेल के सभी कैदी रत्ना के नाम से कांप खाते हैं। तब वहाँ पर वो चारों लोग आकर रत्ना से कहते हैं कि देख, तेरे नाम का कलावा हमने त्रिशूल पर बांध दिया है, साथ ही साथ हमें वो लड़की भी मिल गई है जो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब तू बता, सीधे सीधे हमारे हाथों मरना पसंद करेगा या उस लड़की को बचाते हुए मरेगा। एंड दोस्तों, इस पर रत्ना कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, मरना तो कभी न कभी है ही, अभी मार दो, लेकिन मरने से पहले मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ ताकि उसे बता सकूं कि आखिर मेरा पास्ट क्या है। वो आज भी मेरे बारे में बिल्कुल अनजान है। और अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास रत्ना की भेजी हुई एक डायरी होती है। उसी में रत्ना के बारे में सब कुछ लिखा था और अब मूवी उसी कहानी के हिसाब से दोस्तों आगे बढ़ेगी। जहाँ पर हम रत्ना को देखते हैं उसके पीछे माला नाम की लड़की पड़ी होती है। असल में माला एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन वो हमेशा रत्ना के साथ रहती है। अगर कोई दूसरा माला की तरफ आंख उठाकर भी देखता है ना तो रत्ना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वहीं रत्ना माला के पैसे को लेकर भाग रहा होता है ताकि उसको जुए में लगा पाए। माला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो रुकता ही नहीं और सारे पैसे जुए में लगा देता है। लेकिन इस बार भाग्य से वो जीत भी जाता है। तब अर्जुन नाम का आदमी जो रत्ना से पैसे हार चुका था, वो उससे कहता है कि ये पैसे तुमने माला से लिए थे ना, वो सब कुछ तुझे ही क्यों देती है? अरे हमें तो कुछ भी भाव नहीं देती वो, क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकते हो? एंड दोस्तों, यहाँ पर यह सुनकर रत्ना को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे अर्जुन के हाथ में शराब गिराकर उसमें आग लगा देता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि जो चीज मेरी है उसके आसपास भटकने की भी सोचना मत, वरना तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरा क्या हाल करूंगा। अब अगली सीन में रत्ना हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में डिलीवरी की जॉब शुरू कर देता है ताकि आगे से उसे माला से पैसे न मांगना पड़े, जिससे धीरे धीरे अब उसकी जिंदगी ट्रैक पर आने लगी थी। पर उसकी ये खुशी अर्जुन से देखी नहीं जाती। माला जब भी घर पर अकेली होती है तो वहाँ पर अर्जुन आकर माला के मुंह पर पैसे फेंकते हुए कहता है कि अपनी कीमत बताओ, मैं उतने पैसे तुम्हें देने को तैयार हूँ। ये सुनकर माला कहती है कि चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। पर तब भी दोस्तों अर्जुन जब नहीं जाता तो वो उसके गले पर चाकू रख देती है। इसीलिए अर्जुन को अभी के लिए तो वहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रत्ना के ट्रक को रोककर उसे बाहर निकलने को कहता है। अर्जुन वहाँ पर उन 4 दोस्तों को भी लेकर आया था जिन्होंने मूवी की शुरुआत में त्रिशूल पर कलावा बांधकर रत्ना को मारने की प्रार्थना की थी। वो सभी यहाँ पर रत्ना से लड़ने आए होते हैं। अब ये देखकर रत्ना पूरे जोश में आ जाता है ताकि सभी को सबक सिखा पाए और फिर रत्ना उनकी ऐसी धुलाई करता है कि उनको नानी याद आ जाती है। पर इस लड़ाई के दौरान मल्ली नाम का लड़का मारा जाता है। अगले सीन में रत्ना और उसका दोस्त बॉबी दोनों एक नदी के पास आते हैं जहां इलीगल तरीके से रेत की स्मगलिंग की जा रही थी। बॉबी बताता है कि ये सारा काम एमएलए राजू करवा रहा है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि उसका नानजी नाम का एक दुश्मन भी है, पर तब भी उस राजू को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बीच दुश्मनी तब बढ़ी जब नानजी ने राजू को अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। उस समय राजू तो उसकी पार्टी में शामिल हो गया, लेकिन बाद में जब उसे दूसरी पार्टी की तरफ से एमएलए की सीट ऑफर हुई तो उसने नानजी की पार्टी को छोड़ दिया और किस्मत से वो एमएलए भी बन गया। अब नानजी भी राजू के सामने कुछ नहीं कर सकता। नानजी हमेशा चुनाव में अपने सबसे अच्छे कैंडिडेट को राजू के खिलाफ उतारता है, लेकिन सभी हार जाते हैं। ये सारी बात सुनकर रत्ना कहता है कि राजू के पास पैसा और पावर दोनों है, तो उसकी चमचागिरी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद अगले ही दिन वो राजू से मिलने चला जाता है ताकि वो राजू के साथ शामिल होकर उसके स्मगलिंग के धंधे को बढ़ा पाए, जिससे राजू को काफी फायदा होगा और इसलिए राजू रत्ना को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब अगले सीन में रत्ना को राजू के कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। रत्ना उनसे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, जिस पर उनमें से कहता है कि कल रात मेरे पिता और उनके दोस्त चोरी करने गए थे, लेकिन वहाँ पर हुई हाथापाई में मल्ली नाम का लड़का मारा गया, इसलिए उसकी पत्नी ने उन सभी को जेल में बंद करवा दिया है। अब ये सुनकर रत्ना को याद आता है कि ये मल्ली तो वही इंसान है जो अर्जुन के साथ हुई लड़ाई के दौरान मारा गया था। इसलिए वो तुरंत राजू के पास आकर कहता है कि देखो बॉस, हमें हमारे स्मगलिंग के बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए हमें अच्छे गुंडों की जरूरत होगी। मेरी नजर में 4 ऐसे गुंडे हैं जो हमारे बिजनेस को काफी ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन अभी वो जेल में है। कम से कम 5 लाख लगेंगे उनको छुड़ाने में। आप कहो तो हम उनको छुड़ाकर अपनी टीम में शामिल कर लें। एंड इस पर राजू मान जाता है और फिर रत्ना उन्हीं 4 को जेल से बाहर निकालता है जिन्होंने उसके नाम के कलावा बांधे थे। वो चारों भी रत्ना के साथ मिलकर राजू के स्मगलिंग के बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और फिर इस तरह से रत्ना राजू का राइट हैंड बन जाता है।
अगले दिन रत्ना को रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। उस गाड़ी में भुज नाम की लड़की घायल अवस्था में पड़ी होती है। रत्ना की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो तो उसका दीवाना हो जाता है। उसे तुरंत गाड़ी से बाहर निकाल कर हॉस्पिटल पहुंचाने जाता है ताकि उसका इलाज हो सके। साथ ही साथ भुज कोई और नहीं बल्कि नानजी की बेटी है। अब इस बारे में जब रत्ना को पता चलता है तो वो नानजी की जमीन पर कब्जा कर लेता है ताकि नानजी से मिलकर भुज को देख पाए। और फिर अब अपनी जमीन पर कब्जा करने की वजह से नानजी तुरंत वहां पर रत्ना को बुला लेता है और उससे कहता है कि देखो, तुमने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और इसके बदले तुम्हें मुझे 5 करोड़ देने होंगे। और जहां तक मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी निकाली है, तुम राजू के साथ काम करते हो। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम मेरी टीम में शामिल होकर राजू के सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुमको एमएलए की सीट दे दूंगा, जिससे यहाँ के अगले एमएलए तुम बनोगे। ये सुनकर रत्ना राजू को धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे तो बुज पसंद आ चुकी थी। वो नानजी के साथ रहकर बुज से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है। अब 5 करोड़ का बंदोबस्त करने के लिए रत्ना उन चारों के साथ मिलकर राजू का ही अपहरण कर लेता है और राजू के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसके साथ साथ रत्ना का भी अपहरण हो गया है और सभी को छुड़ाने के लिए 5 करोड़ लगेंगे। इसलिए डर के मारे राजू 5 करोड़ रुपए दे देता है। अब रत्ना वो 5 करोड़ रुपए नानजी को लाकर दे देता है। तो वहीं राजू सीधे पुलिस स्टेशन जा चुका था। वहां कर वो शिकायत करता है कि जहां तक मुझे लग रहा है किसी अंदर वाले ने ही मेरे साथ ऐसी हरकत की है। आपको जल्द से जल्द उस इंसान का पता लगाना होगा जिसने मुझसे 5 करोड़ रुपए लूटे हैं। दूसरी ओर बुज रत्ना के पास आकर कहती है, तुम तो बहुत ही बुरे इंसान निकले, तुमने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन रत्ना कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने वो जमीन अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि उन गरीब परिवार के लिए ली है जिनके घर बाढ़ में डूब गए थे। रत्ना यहाँ पर बुज को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है क्योंकि उसका गरीब के प्रति ऐसा बर्ताव देखकर बुज उससे इम्प्रेस हो जाती है और ऐसा ही करते हुए दोनों के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। अगले सीन में नानजी के पार्टी वाले राजू के घर आकर झगड़ा करने लगते हैं क्योंकि शहर के बीच लगी नानजी के पिता की मूर्ति का सर किसी ने अलग कर दिया था। नानजी और उनकी पार्टी वालों को लग रहा होता है कि ये काम राजू और उसके गुंडों का है, इसीलिए वो वहाँ इस चीज का जवाब मांगने आए होते हैं। नानजी राजू से कहता है कि एमएलए की सीट संभालते संभालते थक गए होंगे तुम, चलो कोई बात नहीं, इस बार मैंने अपने सबसे खास बंदे को इलेक्शन में खड़ा किया है जो मेरी पार्टी को जरूर जीत दिलाएगा। जानना नहीं चाहोगे तुम्हारे सामने मैं किसको खड़ा करने वाला हूँ? खैर मैं बता देता हूँ, वो बंदा कोई और नहीं, तुम्हारा राइट हैंड रत्ना है। और ये सुनकर राजू को लगता है सदमा, जिसके बाद पुलिस वाला राजू को बताता है कि तुम्हारा अपहरण भी रत्ना ने ही अपने गुंडों के साथ मिलकर करवाया था। अब दोस्तों इससे तो राजू बिल्कुल आग बबूला हो जाता है कि मैंने आस्तीन के सांप को पाल रखा था जो मुझे ही काट रहा था। अब रत्ना ने राजू के साथ काम करके उससे जो पैसे कमाए थे उन्हीं पैसों से वो गाँव के लोगों में जरूरत की चीजें बंटवा कर सभी को अपने साथ मिला लेता है, जिससे इस बार के इलेक्शन में जीत रत्ना की हो जाती है और वो राजू की जगह पर एमएलए बन जाता है। फिर इलेक्शन जीतने के बाद बुज नानजी से कहता है कि मैं रत्ना से प्यार करता हूं और उससे शादी भी करना चाहता हूं, लेकिन नानजी उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाकर साफ इनकार कर देता है। एंड ये सुनकर रत्ना बुज से कहता है कि आज तुम्हें अपने पिता या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा, अगर मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ चलो। तब भुज रत्ना को चुनते हुए अपने पिता के सामने ही रत्ना के साथ चली जाती है और फिर रास्ते में उससे कहती है कि तुम पक्का गरीब लोगों के लिए अच्छा सोचते हो ना, और वो जमीन भी बाढ़ वाले लोगों के लिए है ना, तुम्हें पता है तुम्हारी साफ नियत पर भरोसा करके ही मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। एंड इस पर रत्ना उसको हाँ में जवाब देता है, लेकिन वो तो असल में कभी ऐसा नहीं करने वाला था, वो तो बस बुज से शादी करने के लिए ऐसा कर रहा था। उसका बस चले तो जिस जगह पर अभी गांव वाले रह रहे हैं ना, वो उस जमीन को भी हड़प ले, क्योंकि रत्ना को खुद से ज्यादा किसी से प्यार नहीं। तो अब नानजी रत्ना के पास आकर उससे कहता है कि लाओ मेरी जमीन मुझे वापस करो जिस पर तुम कब्जा करते जा रहे हो। रत्ना के मना करने पर नानजी सबके सामने रत्ना को थप्पड़ मार देता है। अब ये देखकर रत्ना के गुस्से का ठिकाना नहीं होता कि इसकी इतनी हिम्मत कि एक एमएलए पर हाथ उठाए। वो भी गुस्से में नानजी को ऐसा जोरदार थप्पड़ मार देता है कि एक ही थप्पड़ में नानजी की जान चली जाती है। अब नानजी के अंतिम संस्कार में राजू आता है, जो बुज से कहता है कि मेरी नानजी से दुश्मनी थी, लेकिन मैं कभी उन्हें जान से मारना नहीं चाहता था। तुमने आंखों पर पट्टी बांधकर ऐसे शैतान पर भरोसा किया जो किसी का नहीं है। तुमने उससे शादी तो कर ली, लेकिन एक दिन वो तुम्हें भी धोखा देगा। अब ये सब कुछ देखकर बुज रत्ना के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देती है, इसलिए रत्ना को नानजी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब अर्जुन राजू से मिलकर एक प्लान बनाता है कि हमें रत्ना को जेल में ही मारना होगा। इसलिए सारे पुलिस वाले राजू के कहने पर पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं और फिर वहां पर गुंडे आकर रत्ना की जान लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने काफी गहरे घाव रत्ना को दिए थे और ऐसा लग रहा होता है कि रत्ना अब नहीं बचेगा, पर रत्ना इतनी आसानी से थोड़ी मरने वाला था। वो दोबारा खड़ा होकर सारे गुंडों की वहीं पर जान ले लेता है। इसके बाद वो राजू के घर आकर उसका गला घोंटते ही उसको भी मारने की कोशिश करता है। तो बुज उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनता नहीं, इसीलिए मजबूरन बुज रत्ना को शॉट कर देती है।
जिससे रत्ना बेहोश हो जाता है। अब रत्ना के वही 4 गुंडे जो उसे अपना भाई मानते थे वो तुरंत उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ रास्ते में रत्ना कह रहा होता है, मैंने बुच की गोली इसीलिए खाई क्योंकि मेरी ही वजह से उसके बाप की जान गई, इसका मुझे बहुत गिल्ट था, आज उसके हाथों गोली खाने से मेरा गिल्ट खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो दोबारा बेहोश हो जाता है। अब हॉस्पिटल में माला बुच से कहती है कि रत्ना पहले ऐसा नहीं था, उसके साथ बहुत सी ऐसी बुरी चीजें हुई जिसने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया, एंड इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही पिता नानजी थे। जिसके बाद दोस्तों मूवी यहाँ से पास्ट के सीन पर जाती है, जहाँ हम रत्ना के पिता रमेश को देखते हैं। रमेश बहुत अच्छा इंसान था, वो गांव के सभी लोगों को अपने परिवार की तरह मानता है और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करता है। ऐसे ही एक दिन जब इलेक्शन होने वाला था, तब नानजी जिसने अभी इलेक्शन में राजू को खड़ा किया, उसे लग रहा होता है कि राजू इलेक्शन नहीं जीत पाएगा क्योंकि अपोजिशन राजू से कई ज्यादा ताकतवर था और लोग भी उसी के सपोर्ट में थे। इसलिए नानजी चीटिंग करते हुए रमेश से कहता है, सारे बैलेट पेपर नदी में फेंक आओ ताकि हमारा पोजीशन जीत न पाए। लेकिन रमेश यहाँ पर चालाकी दिखाते हुए सारे बैलेट पेपर को नदी में फेंकने के बजाय इलेक्शन ऑफिसर को दे देता है और गांव वालों से कहता है कि हर बार चीटिंग से नानजी की सरकार बनती है, लेकिन इस बार ईमानदारी से सरकार बनेगी और अब देखते हैं कौन जीतता है। जो जीतेगा वही अच्छे से गांव को चलाएगा। अब इस चीज से नानजी को एकदम से गुस्सा आ चुका था। वो अपने गुंडे पुलिस वालों से कहकर गांव के सभी मर्दों को उठवा लेता है और उनको बहुत ज्यादा मारता है। ये देखकर गांव की सारी महिला रमेश पर ही भड़कने लग जाती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। भले गांव में विकास नहीं होता, लेकिन नानजी के जीतने पर हमारे पतियों को उठाकर तो नहीं लेके जाया जाता, अब इसकी भरपाई कौन करेगा। तब दोस्तों नानजी सारे लोगों को जेल से बाहर निकालता है और उन्हें रमेश के खिलाफ भड़काता है कि उसी की वजह से आप सभी को इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ये सुनकर तो सारे गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। उनका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो सभी रमेश को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने तो रमेश को एक जगह बांधकर उसे जिंदा जलाने तक का बंदोबस्त कर लिया था, पर मरने से पहले रमेश रत्ना से कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों से मरना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे अपना पिता मानते हो तो ये काम जरूर करना। उन्होंने ये इसीलिए कहा था क्योंकि ये करके रत्ना का दिल पत्थर बन जाएगा, क्योंकि लोगों के साथ रमेश ने अच्छा किया तब जाकर उसके साथ लोगों ने ये सलूक किया, और वो चाहता है कि उसका बेटा किसी के साथ अच्छा ना करे क्योंकि अच्छों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए रत्ना अपने पिता के कहने पर ही उनको जिंदा जला देता है। और अब प्रेजेंट टाइम पर जैसे इस बारे में बुच को पता चलता है, वो अपना केस वापस ले लेती है और रत्ना से वादा भी लेती है कि रत्ना आज के बाद कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। रत्ना भी मान जाता है। तब बुज उसे एक खुशखबरी देते हुए कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और ये सुनकर रत्ना एकदम से खुश हो जाता है। वक्त के साथ साथ उसका पत्थर दिल अब पिघलने लग जाता है। अगले सीन में राजू का बेटा रंगा विदेश से वापस इंडिया आता है। वहां आने के बाद जैसे उसको पता चलता है कि रत्ना की वजह से उसके पिता को 5 करोड़ का नुकसान हुआ और उनकी एमएलए की गद्दी भी छिन गई, तो वो रत्ना को गुस्सा दिलाने के लिए बुज का अपहरण कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसको एक चौराहे पर छोड़ देता है। रत्ना को तो लग रहा था कि ये काम नानजी के गुंडों का है, इसलिए वो अपने आदमियों को उनको मारने भेज देता है। और असल में यही तो रंगा का प्लान था कि 2 ग्रुप को आपस में लड़ाकर रत्ना और उसके सभी गुंडों का खेल खत्म करवा पाए। लेकिन तभी बुज रत्ना से कहती है कि देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जाने दो, हर चीज का हल लड़ाई नहीं होता। बुज के इतना समझाने पर रत्ना मान जाता है और नानजी के आदमियों को छोड़ देता है, और इससे रंगा का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद बुज का बेटा पैदा होता है, जिस खुशी में रत्ना पूरे गांव में पैसे की बारिश कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर राजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि रत्ना मेरे पैसे उड़ा रहा है। लेकिन रंगा कहाँ चुप बैठने वाला था। वो अपने पिता से कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उसके लिए एक जबरदस्त प्लान है। जिसके बाद वो अर्जुन को ही अगले इलेक्शन में रत्ना के सामने खड़ा कर देता है, और इलेक्शन से पहले वो रत्ना के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़वा देता है, जो सभी रत्ना का सारा पैसा जब्त कर लेते हैं। जिसके बाद इलेक्शन में अर्जुन रत्ना को 50 वोटों से हराकर अगला एमएलए बन जाता है। अब ये देखकर रत्ना एकदम हैरान था कि ये कैसे हो गया। वो अर्जुन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं, और फिर अर्जुन एमएलए बनते ही सीधे रत्ना को जेल भिजवा देता है, इस आरोप में कि उसने एक एमएलए पर हाथ उठाने की जरूरत की। अब जेल में राजू के कहने पर सभी पुलिस वाले रत्ना का एनकाउंटर करने एक जगह पर लेकर आते हैं, लेकिन तभी माला अपने दोस्तों के साथ राजू पर चाकू रखते हुए इस एनकाउंटर को रोक देती है, जिससे रत्ना बच जाता है। और जेल से बाहर आते ही वो अर्जुन के कई सारे गुंडों को मार डालता है। अब इस चीज से अर्जुन बौखला जाता है, इसलिए वो अपने गुंडों से कहकर रत्ना के घर पर पत्थरबाजी करवा देता है, जिसमें बड़ी मुश्किल से रत्ना बुज और अपने बेटे को बचाता है। इसके बाद वो उन चारों लोगों से कहता है, अर्जुन तुम्हारा दोस्त है ना, उससे बात करके एक मीटिंग फिक्स करो, मैं ये झगड़ा खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए वो चारों लोग अर्जुन को मीटिंग के बारे में बताते हैं, जिस पर अर्जुन मान जाता है। अब मीटिंग में रत्ना अर्जुन से कहता है, देखो मैं तुमसे यहाँ समझौता करने आया हूँ, और वो ये है कि हम आगे से कभी लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन कल रात तुमने मेरी पत्नी और बच्चे पर पत्थर फेंकवा कर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो अर्जुन के सर में सीधे चाकू घुसाकर उसकी जान ले लेता है। अब ये देखकर वो चारों लोग रत्ना से कहते हैं, ये बहुत गलत बात है, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ बात करने जा रहे हो, लेकिन तुमने तो अर्जुन को मार ही डाला, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं
नहीं थी। पर रत्ना कहता है कि अगर मैं तुम्हें इतना ही गलत लगता हूँ तो ठीक है, अब से मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये सुनकर वो चारों लोग अपने गांव आ जाते हैं, जहां अर्जुन का भाई रत्ना को मारने के लिए गांव वालों को जमा कर रहा होता है। पर जैसे तैसे वो चारों उसको रोक लेते हैं ताकि रत्ना को कुछ ना हो। अब रत्ना सोच में पड़ जाता है कि मैंने उन चारों को भगा दिया, कहीं वो मेरे खिलाफ होकर मुझे मार न डाले। इसलिए वो माला के घर पर खाने के लिए उन चारों को दावत देता है और चुपके से उनके खाने में जहर मिला देता है ताकि वो चारों मर जाए। लेकिन खाने के दौरान जैसे ही वो लोग रत्ना को बताते हैं कि अर्जुन का भाई तुम्हें मारने वाला था लेकिन हमने उसको रोक दिया, तब रत्ना को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए वो तुरंत सभी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां सही टाइम पर आने की वजह से वो चारों बच जाते हैं। साथ ही उसी हॉस्पिटल में बुज एक और बेटी को जन्म देती है और अब रत्ना 2 बच्चों का बाप बन चुका था। अब उन चारों के बेटों को जब रत्ना की हरकत के बारे में पता चलता है तो वो लोग उसकी जान लेने पर उतर आते हैं और जैसे ही रत्ना अपने परिवार के साथ गुजर रहा होता है तभी वो लोग उसकी गाड़ी ठोक देते हैं, जिसमें बुज घायल हो जाती है। रत्ना तुरंत अपने बच्चों को गाड़ी से निकालता है, जिसके बाद वो उन चारों के बेटों से लड़ना शुरू कर देता है और उनको मारकर उनकी हालत खराब कर देता है। लेकिन तब तक बुज की हालत बहुत सीरियस हो चुकी थी। वो हॉस्पिटल में आते ही रत्ना से कहती है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमारे बच्चों को अपने साथ नहीं रखोगे ताकि वो भी तुम्हारे जैसे गुंडे ना बन जाए। मैं अपने बच्चों का जीवन हर मोड़ पर खतरे में जाते हुए नहीं देख पाऊंगी। जिस पर ना चाहते हुए भी रत्ना उससे वादा करता है और इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देती है। अब रत्ना बुज का अंतिम संस्कार करता है, जहां उसको एक और दुखद खबर का सामना करना पड़ता है कि उस हमले में उसका बेटा भी मारा गया, सिर्फ उसकी बेटी बची है। और ये सुनकर रत्ना फूट फूट कर रोने लग जाता है और वादे के अनुसार वो अपनी बेटी को पालने की जिम्मेदारी माला को दे देता है ताकि वो उसकी अच्छे से परवरिश कर पाए। और अब मूवी यहाँ से प्रेजेंट टाइम पर मुड़ जाती है, जहाँ वो लड़की रत्ना की डायरी पढ़ रही थी, याद है ना आपको? और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रत्ना की बेटी ही होती है, जिसे अब जाकर अपने पिता की सच्चाई का पता चलता है। इसीलिए वो उनसे मिलने जाती है, क्योंकि रत्ना पर आरोप था कि उसने हमले में उन चारों के बेटों को मार दिया था। इतना ही नहीं, उसने रंगा और उसके ठिकाने पर भी धावा बोल दिया। रंगा के साथ साथ उसके गुंडों को भी मौत के घाट उतार दिया। तब वहाँ वही चारों लोग आते हैं जो अपने बेटे की मृत्यु का बदला रत्ना से लेने आए थे और इसीलिए उन्होंने उसके नाम का कलावा त्रिशूल पर बांधा था। और तब तक वो सभी रत्ना और उसकी बेटी के दरमियान हो रही बातचीत को सुन लेते हैं, जहां रत्ना की बेटी उससे कह रही होती है, आपने तो अपने चारों दोस्तों के बेटे को नहीं मारा था, उन्हें तो रंगा ने मारा था, तो आपने उनका भी आरोप खुद पर क्यों ले लिया? जिस पर रत्ना कहता है कि मैं उनका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता था, मुझे तो वैसे भी आजीवन कारावास होती। कुछ और लोगों के आरोप खुद पर लेने से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अगर मैं उन्हें बता भी देता कि उनके बेटे को रंगा ने मारा तो वो उसे मारकर खुद भी जेल में आ जाते। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो मेरी तरह परिवार से दूर जेल में रहे। ये सुनकर उन चारों को काफी बुरा भी लगता है कि उन्होंने रत्ना को गलत समझा। इसलिए अब जाकर वो अपने बेटों की अस्थियों को बहाते हैं और उसी वक्त कसम खाते हैं कि वो भी आज के बाद कभी गलत काम नहीं करेंगे। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों ये कहानी थोड़ी लंबी थी, लेकिन डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की इसको इंटरेस्टिंग बनाने की, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। बाकी आपको कैसे लगी कमेंट्स तो खुले बता दीजिए वहां पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।